हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। सो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सभी वीडियोस को वॉच करके उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये वीडियो है ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, एक तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक को। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, दोनों सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी एक बार समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर भी होंगी। सबसे पहले क्या होता है, हम एक कहानी की तरह चलेंगे आगे ताकि आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर होती चले। आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारा जो एक तरह से आया आगे, ठीक है, सामने आया। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं, ब्रिटिश की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, 1600, ठीक है, 1600 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1600, इसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी, ठीक है, वो व्यापार करने आती है भारत में। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश इंडिया एक तरह से ब्रिटिश बोल दो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत में व्यापार करने आती है। अब यहाँ पर जो महारानी एलिजाबेथ थी, ठीक है, तो उनके प्रथम एलिजाबेथ प्रथम के अनुसार चार्टर द्वारा उन्हें भारत के व्यापार करने में अधिकार भी प्राप्त थे, राइट्स थे उनके, मतलब उनको अधिकार प्राप्त थे कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकती हैं। तो क्या होता है कि एक तरह से अब कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पर आती है व्यापार करने के लिए। कंपनी जिसके काम जो थे अभी तक सिर्फ ट्रेड तक सीमित था, कहाँ तक, व्यापार तक, कि भाई वो व्यापार करने आए हैं ना, यहाँ पर ट्रेड करने आए हैं। लेकिन 1765 में उन लोगों ने बंगाल, कहाँ कहाँ पर, बंगाल में, बिहार में, ठीक है, और उड़ीसा, ठीक है, आपका उड़ीसा में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कर लिए, अपने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। यानी दीवानी अधिकार क्या होते हैं, ये टैक्स वसूलने से रिलेटेड हम मानते हैं इसको, कि आप समझो कि टैक्स यानी टैक्स एक तरह से राजस्व वसूलना एक तरह से, ठीक है। तो इसके तहत भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब क्या स्टार्ट किया, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारत के अंदर एक क्षेत्रीय महाशक्ति बनने की कोशिश की। अब उसका एक एम था कि वो क्या बनना चाहती थी, क्षेत्रीय शक्ति, एक रीजनल पावर बनने की कोशिश की। कि अब वो क्या बनना चाहती है, रीजनल पावर, यानी क्षेत्रीय शक्ति बनने की कोशिश की। क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहती थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या होता है, अब इसके विरुद्ध में आपने देखा है, ठीक है, 1858 में सिपाही विद्रोह, है ना, एक तरह से ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायी जो था अपने हाथों में ले लिया। अब क्या था, ये शासन 15 अगस्त 1947, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया तब तक ये चलता रहा, जारी रहा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद होते ही अब ये महसूस होने लगा कि भाई किसकी जरूरत है, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एक संविधान की जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री को रन करेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, 1934 में एम एन रॉय का नाम सब जानते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय जी। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जी, जिन्हें भारत में जो एक तरह से आंदोलन, ये मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, कि भाई संविधान सभा का गठन किया जाए। किसका किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। क्या बनाई जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए, उसको गठित किया जाए, लाया जाए, ठीक है। तो 1946 में
1946 में, कहा 1934 में देते हैं और कहा 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित होती है। और आपको पता है हमारा जो संविधान है कितना टाइम लगा था बनने में? 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, और 18 डेज। ठीक है, ये टाइम लगा था बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा हमारे संविधान को बनने में, यानी कि 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, अब इनको देखते हैं। अब ये हम लोग एक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, तो वो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प भी करेंगे। तो ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ बस मुझे आप लोगों को समझाना है यहाँ पर। प्लीज़ यहाँ पर आप बस समझ लोगे ना तो भी इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना समझ लेते हो तो भी चीज़ें होने लगेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये क्या था? अब इसको समझने के लिए ये क्या था, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, ये एक एक्ट था, अधिनियम था, है ना। तो इसके अंदर क्या था? भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी फंक्शंस कर रही है, ठीक है, जो भी फंक्शन कर रही है, जो भी काम कर रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए ये जो एक तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया फर्स्ट, अगर हम देखें, एक स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था ये। ठीक है, तो मुझे आई होप, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी, प्लीज लास्ट के जब आप वीडियो इसे खत्म करोगे ना तो प्लीज एक बार लास्ट में मुझे जरूर बताना कि जो मैंने ये कोशिश की है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को समझ आया या नहीं आया। तो प्लीज लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि इंग्लिश वाले बच्चों को समझ आया या नहीं आया, और या हिंदी वाले बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आ जाए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कैसे ध्यान रखोगे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया फर्स्ट स्टेप था, जिसके अंदर वो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना शामिल था। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस को मान्यता मिली। जो भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस कर रही थी, यानी प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी काम को कर रही थी, उनको क्या मिली? मान्यता मिली। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन कर रही थी उसको पहली बार मान्यता मिली। और भारत में क्या हुआ, इससे क्या हुआ था, भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, यानी सेंट्रल, अगर हम देखें, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आया एक तरह से, यहां पर ये देख सकते हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं इसके। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी विशेषताएं। चलो, इसमें फर्स्ट जो इसकी अगर हम देखें, यहां मैं विशेषता लिख दे रही हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहली अगर हम विशेषता देखें, इस अधिनियम से क्या हुआ, इस एक्ट से क्या हुआ, पहली बार इस एक्ट से क्या हुआ, जो एक तरह से बंगाल का बंगाल का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल,
ठीक है, गवर्नर जनरल का पद दिया, जो पोस्ट थी एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया। इसकी सहायता के लिए क्या हुआ, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ठीक है, पहले जो आपको पता होना चाहिए, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे सुन लेंगे। फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल का पोस्ट आता है, जिसके अंदर 4 मेंबर एक कमेटी बैठती है, गठन होता है उसका, और इसमें पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दूसरा, अगर हम देखें, इसके द्वारा क्या होगा, मद्रास, बंबई, उस वक्त बंबई बोला जाता था, ठीक है, और बंगाल, ये सब किसके अधीन हो गए? गवर्नर्स के अधीन हो गए। ये सब किसके अधीन हो गए? गवर्नर्स के। यानी कि अगर हम देखें मद्रास, बंबई और बंगाल, ये सब क्या हुआ, ये प्रेसिडेंसीज हो गई। ठीक है, पहले सभी प्रेसिडेंसी क्या थी, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, लेकिन अब क्या था, अब इन सबके अधीन हो गए। इसके द्वारा मद्रास, बंबई के गवर्नर जनरल बंगाल के जनरल के अधीन हो गए। यानी कि जैसे ये ये मद्रास और बंबई के पहले अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ये दोनों हो गए। ठीक है, ये दोनों बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके अधीन ही मद्रास और बंबई भी आएंगे, ऐसा कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में क्या होता है, कोलकाता में 1774 में एक आपका उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, की स्थापना होती है, स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, स्टैब्लिश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर अगर हम देखें, एक चीफ जस्टिस होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक प्लस 3 क्या होंगे, 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, यानी कोलकाता के अंदर पहला क्या हुआ, कोलकाता में पहली बार 1774 में, 1774 में ठीक से लिख देती हूं, 1774, तो कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसी तरीके से मैं कल वाली क्लास में कोशिश करूंगी आप लोगों को नोट्स से कराने की। ठीक है, इसके एक्चुअली नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, तो मैं इसीलिए आपको ऐसे समझा रही हूँ। ठीक है, ऐसे भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इससे क्या हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो भी कर्मचारी थे ना, जो भी वहां पर लोग थे, कर्मचारी थे यानी मजदूर एक तरह से, तो उन्हें निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने के लिए क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप लोग उन लोगों से रिश्वत नहीं लोगे। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया कि भाई कंट्रोल रखेगी। ठीक है, कंपनी पर एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं। चलो ये कलर ले लेते हैं। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट अगर हम देखें, लिख लेते हैं इसे, पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब का है आपका, ये आपका 1784 का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
चलो चलते हैं आगे। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, इसे देख लेते हैं। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था ना, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ठीक है, 1773 वाला, ठीक है, इसकी जो भी, इसमें जो भी खामियां थी, जो भी इसके अंदर कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, यानी अमेंडमेंट किया, ठीक है। संशोधन अधिनियम अगर हम देखें तो अमेंडमेंट करती है, ठीक है। मैं संशोधन अधिनियम लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक संशोधित अधिनियम पारित करते हैं, कौन करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। और कब करते हैं, 1781 में। तो मैंने क्या बताया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने संशोधित अधिनियम 1781 में क्या किया, पारित किया, ठीक है, पास कर दिया, ठीक है। जिसे अगर हम देखें एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, उसे ही पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, 1784 वाला, ठीक है, जो अस्तित्व में आया। अब इसकी आपको पता होनी चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए क्या था। आई होप समझ आ गया होगा। ईस्ट इंडिया, ये वाला जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, समझ आ गया होगा। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और इसमें ही क्या था, इसके बाद ही एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसको क्या किया गया, इस अधिनियम में क्या क्या है, इसके अगर हम विशेषताओं की बात करें, लिख लेते हैं यहां पर, फीचर्स बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, जो भी। इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, इस कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, इसने क्या हुआ, कंपनी जो भी काम करती है, कंपनी के जो भी आपके पॉलिटिकल वर्क है और जो भी कमर्शियल है, ठीक है, जो भी कमर्शियल है, तो इनको क्या कर दिया गया, तोड़ दो, यानी एक तरह से अलग अलग कर दो, अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो। तो पहला ये चीज बोलेगी कि पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्ट को जो फंक्शंस थे उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर देखो ध्यान रखना, इसके अंदर अगर हम सेकंड देखें तो इसके अंदर क्या किया गया, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो भी मैटर्स थे, पॉलिटिकल मैटर्स थे, राजनीतिक मामले, जो भी मामलों के प्रबंधन के लिए, ठीक है, ये प्रबंधन लिख गया, प्रबंधन के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, इसे नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियंत्रण बोर्ड, हिंदी में से बोलते हैं नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। उसके बाद देखो, अब नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, अगर नियंत्रण बोर्ड बनाया गया तो इसको पावर भी दी गई, इसको शक्तियां भी दी गई। तो इसके पास क्या शक्ति थी, इसके पास ये कंट्रोल करेगा, इसका नाम जैसे है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका नाम जिस तरीके से, तो यही काम है इसका। ये क्या था, इसके पास जो शक्ति थी वो कंट्रोल करने की थी। किसको कंट्रोल करने की, किसको कंट्रोल करेगा, ये क्या करेगा, जिसके पास शक्ति ये थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। यानी कि एक तरह से क्या करेगा, जो भी सभी भारत में जो इतने भी सिटीजन है उनको, सैन्य, सरकार, जो भी मिलिट्री पावर, एक तरह से मिलिट्री गवर्नमेंट या ऐसे कुछ, जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी कुछ है,
ठीक है, टैक्स से रिलेटेड जो भी टैक्स एक्टिविटीज है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या तो सिटीजन को कंट्रोल करेगा, दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को कि ये सैन्य सरकार यानी जो भी मिलिट्री गवर्नमेंट उसको, और टैक्स एक्टिविटीज जितनी भी होती है उनको ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए आता है। ठीक है, अब आते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम पे। अब आता है नेक्स्ट 1883, और ये था आपका चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसका क्या था, इसमें क्या था, इसको बड़ा बड़ा अच्छा माना जाता है एक तरह से। ठीक है, ये एक तरह से ब्रिटिश भारत की दिशा में अच्छा माना जाता है कि अच्छा था। क्यों माना जाता है, तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। इसके अंदर ये चीज हुई थी कि जो बंगाल के गवर्नर थे ना, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको ही क्या किया गया, उन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंडिया का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें ही इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई, निहित थी एक तरह से, इन्हीं के अंदर थी ना गवर्नर जनरल। और ऐसा पहली बार क्या था, ऐसा पहली बार हुआ तो ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसमें ब्रिटिश के इसमें नियंत्रण में आ गया पूरा भारत का क्षेत्र। इससे क्या हुआ, जब ऐसा होता है ना तो दूसरा क्या हुआ, इसमें भारत का पूरा क्षेत्र, भारत का पूरा क्षेत्र यानी पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अब क्या होता है, सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, अब बंगाल के गवर्नर को ही पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल बनाया। इससे मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, जो उनके पास पावर थी ना, मद्रास और जो बंबई के गवर्नरों के पास। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वो एक ही होंगे, तो अब ये वंचित हो गए। ठीक है, गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ठीक है, और क्या था, अब इसके अंदर क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी आती क्यों है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने आई थी ना, व्यापार करने आई थी। लेकिन अब क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में क्या कर दिया गया, जो गतिविधियां होती थी उसको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब वो एक प्रशासनिक निकाय बन गया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, हम बोल सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम करता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय यानी प्रशासनिक निकाय बन गया था। इसी वजह से जो उसकी व्यापारिक गतिविधियां थी ना, व्यापारिक गतिविधियां क्या हो गई, गतिविधियों को यहाँ पर एक तरह से अगर हम देखें तो एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, अब वो कंट्रोल कर रहा है सबको। तो इसी वजह से अब वो क्या हो गया, एक प्रशासनिक निकाय हो गया। अब वो प्रशासनिक निकाय बन गया है ना। ठीक है, इसी वजह से अब देखो अब क्या होता है, अब चार्टर एक्ट 1833 में क्या था, अब यहीं पर चार्टर एक्ट और क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, चार्टर एक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि चार्टर एक्ट के अंदर ही आपका सिविल सर्विसेज वाले लोग, जो सिविल सर्विसेज थी ना, सिविल सर्विसेज का शुभारंभ होता है यहाँ पर 1833 में। 1833 में क्या होता है, 1833 में चार्टर एक्ट के अंदर ही सिविल सेवकों के चयन के लिए, उनको चूज करने के लिए अब क्या हुआ, खुली प्रतियोगिता आरंभ हुई, खुली प्रतियोगिता आरंभ हो गई कि भैया अब एक तरह से कौन चुनने, सिविल सर्वेंट्स को चुनना है। ठीक है, और ये भी चीज का इसमें ये भी बोला गया था बच्चों कि कंपनी जो है ना, कंपनियों में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, ये चीज भी बोल दी गई। तो इससे अब ये था कि भाई 1833 चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग अब इंडिया के सिटीजन भी अपने सिविल सर्विसेज में जा सकते थे। ठीक है, अब आता है आपका 1853 का, आपको 1883 का आई होप समझ आ गया होगा। अब आता है आपका 1853 चार्टर एक्ट। ये क्या था, अब ये ना अंतिम अधिनियम माना जाता है
ठीक है। 1793 से 1853 1793 से 1853 तक जो भी ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितने भी बिल पास किए थे या जितने भी चार्टर, एक तरह से जो भी चीजें संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर, जो भी चार्टर थे, सॉरी बिल नहीं चार्टर, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए चार्टर के अगर हम देखें तो ये अंतिम लास्ट एक्ट था, अंतिम अधिनियम था, यानी लास्ट एक्ट था। ये क्या था बच्चों? लास्ट एक्ट था ये। ठीक है, क्या था? लास्ट एक्ट। ठीक है, तो ये लास्ट एक्ट था और ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। क्यों माना जाता है अब वो देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ था, इसमें गवर्नर जनरल जो थे ना, पहली बार क्या हुआ, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो भी विधायी काम होंगे वो अलग होंगे, प्रशासनिक काम होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, और 6 नए पार्षद भी जोड़े गए इसमें। ठीक है, और केंद्रीय विधान परिषद उसे कहा गया एक तरह से, जो भी मतलब एक तरह से 6 नए पार्षद जोड़े गए थे ना, इसे विधान परिषद कहा गया। और इसके अंदर परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया। जो एक तरह से अगर हम देखें जो जोड़ी गई थी ना, इसमें क्या बताया गया, मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहली बार जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, जो गवर्नर जनरल हैं, तो गवर्नर जनरल के जो भी काम थे, यानी विधायी काम लेजिस्लेचर वाले, ठीक है, लेजिस्लेचर वाले और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, इनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग। इनको ये अलग काम होंगे, ये वाले अलग काम होंगे। दूसरा, परिषद में क्या हुआ, परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। जो काउंसिल थी उसमें 6 पार्षद और जोड़े गए और इसे विधान परिषद बोला गया। क्या बोला गया? विधान पार्षद बोला गया, सॉरी विधान पार्षद बोलेंगे। ठीक है, और इसको एक तरह से अगर हम देखें, ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। इसे और इसमें जो नई विधान परिषद का गठन हुआ तो इसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या बोला गया? केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये चीज। और इसमें क्या हुआ, अब 1853 वाले में जो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट जो हो गई, ठीक है, उनके चयन जैसी हो गई, भर्ती, एक तरह से भर्ती प्रतियोगिता, इसका शुभारंभ हो गया। ठीक है, सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। ठीक है, और एक तरह से इसके लिए 1854 में मेकाले समिति नियुक्त की गई थी। 1854 में मेकाले करके मेकाले समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है, जो मतलब इंडिया के लोगों के लिए थी कि इंडिया के लोग भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके अंदर और चीजें क्या की गई ये ध्यान रखना। इसके अंदर गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव हुआ। जो गवर्नर जनरल की 6 परिषदें मैंने आपको बताई थी ना, जो 6 नए परिषदें जोड़ी थी, तो फिर इसी वजह से उसे क्षेत्रीय पार्षद एक तरह से बोला गया। फिर केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, है ना, विधान पार्षद बोला था मैंने। तो इसीलिए वो 4 कौन सी थी, 4 गवर्नर जनरल की परिषद में 4 नए सदस्यों को जोड़ा गया। तो 4 कौन कौन से थे? 4 का चुनाव में बंगाल आया, बंगाल, मद्रास, ठीक है, बंबई और आपका आगरा। ठीक है, ये स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था एक तरह से, ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, अब आता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, जो आपको पता है 1857 का विद्रोह सबको याद है ना, तो एक तरह से वो सबको पता है, आप सभी को। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है उसको। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है।
अब भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम नाम इस एक तरह से 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, तो इसमें क्या था, इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर, क्षेत्रों, राजस्व सभी शक्तियों ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। ठीक है, इसमें क्या किया गया, भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम इसे बोला गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें और जो गवर्नर थे, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आप ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया और जितने भी गवर्नर थे आपके, जितने भी एरियाज थे, जितने भी राजस्व संबंधी शक्तियां थी ना, जो टैक्स से रिलेटेड कि टैक्स कौन देगा, कौन एक तरह से टैक्स कहाँ कहाँ से लेना है, इससे रिलेटेड जो भी पावर्स थी, अब ये पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अब ये ट्रांसफर हो गई, क्या हुई, ट्रांसफर हो गई, और ये किसको दे दी, किसके पास चली गई, ब्रिटिश राजशाही के पास चली गई, ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिशों के पास चली गई। ठीक है, जो ब्रिटिश वहां से ब्रिटेन से ही बैठ के जो रेगुलेट कर रहे थे सब चीजें, उनके पास। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सब कुछ जो विक्टोरिया थी ना, विक्टोरिया तो विक्टोरिया के अधीन चला गया सब कुछ। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जो पहले कभी, अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं ये हैं कि जो पहले कभी गवर्नर जनरल बोला जाता था, जो कभी पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था कि गवर्नर जनरल है, अब उसे हटा के क्या कर दिया गया, अब कोई गवर्नर जनरल नहीं बोलेगा, अब सिर्फ क्या बुलाया जाएगा, वायसराय होंगे, क्या होंगे, वायसराय। ठीक है, वायसराय नाम एक तरह से दिया गया। और इस वायसराय भारत के प्रथम कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। जब ये चीजें होती हैं, 2 मिनट रुकना बच्चों, ये हिल जाता है, इसी वजह से मैं लिख नहीं पाती हूँ। चलो, अब ये देखो क्या हो गया, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन थे बच्चों, भारत के प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। ठीक है, कहाँ के, भारत के। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें और की चीजें क्या की गई, अब इस अधिनियम में जो कंट्रोल बोर्ड था, है ना, नियंत्रण बोर्ड, ये सब चीजें, जो नियंत्रण बोर्ड नहीं था जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, निर्देशक कोर्ट, ये सब क्या कर दिया गया, ये सब खत्म कर दिया गया, सब समाप्त कर दिया गया, कुछ नहीं होगा अब ऐसा। ठीक है, और एक नया पद आया जिसका नाम है भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव का पद आया कि भारत के राज्य सचिव। ठीक है, ये नया पद आया एक तरह से। ठीक है, और ये सचिव जो थे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, जो भारत के राज्य सचिव होंगे ना, वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य रहेंगे, ऐसा बोला गया, तो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, और भारत सचिव की सहायता के लिए क्या होगी, जो भारत के राज्य सचिव के, जो भारत के सचिव होंगे, उनकी सहायता के लिए क्या होगी, उनकी सहायता के लिए क्या होगी, 15 सदस्यीय परिषद होगी। 15 सदस्य मतलब 15 सदस्य की काउंसिल होगी, 15 मेंबर्स काउंसिल होगी। ठीक है, और ये जगह क्या होगी, एक रिकमेंडेटरी बॉडी होगी। कैसी होगी, रिकमेंडेटरी बॉडी, जो सिर्फ रिकमेंडेशन करेगी, सिर्फ सलाह देगी। ठीक है, और इस परिषद का अध्यक्ष जो था वो भारत सचिव को बनाया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस कानून के अंदर क्या था बच्चों, परिषद का गठन किया गया था और भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, और इस पर मुकदमा किया जा सकता था। और इसमें एक और चीज आप देखना है यहाँ पर, इतना तो ये चीज तो ठीक है, आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट पता चल गया। ठीक है, अब 1861 का भी आता है एक, 1861 का, 1861 वाले में मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम।
ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट एक तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है, 3 नए अधिनियम आते हैं। अब आप देखोगे 3 न्यू अधिनियम आए थे। तो एक था 1861 का, एक था आपका 1892 का, और एक था 1999 का। ठीक है, तो 3 अधिनियम आए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ये वाला है 1861 वाला, तो इसीलिए बता रही हूँ मैं उसको। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें इसमें वायसराय आ गए थे, है ना। तो वायसराय आ गए थे, तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत के प्रथम वायसराय थे, उन्होंने 3 भारतीय भारतीय यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किया था उन लोगों को। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसे प्रवृत्ति को उलट दिया, और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही इस पे पहुंचा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। और ना विधान परिषदें कहाँ पर गठन हुई हैं, ये ध्यान रखना। तो विधान परिषदें कहाँ पर गठित हुई थी, एक तो बंगाल में, रुको मैं लिख देती हूँ ये वाला, विधान परिषदें मतलब विधान परिषदें जो गठित हुई हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, एक तरह से, तो ये कहाँ कहाँ पर हुई है, बंगाल में हुई, ठीक है, 1862 में यहाँ पर होती है। फिर हुई उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आपका पूरा यही आ जाएगा, उत्तर पश्चिम वाला। ठीक है, ये सीमा प्रांत, तो यहाँ पर भी होती हैं। तो यहाँ पर आपका 1866 में हुई। फिर आता है आपका पंजाब, पंजाब में आपके हुई है 1897 में, क्या हुई है, 1897 में। ठीक है, और क्या था इसी के अंदर ना, वायसराय को परिषद में कार्य संचालन में अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान थी। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो क्या होता था, इसके अंदर क्या था, वायसराय जो होते थे ना, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी, इसके अंदर वायसराय एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों या प्रभारी बनाया जा सकता है। उसे विभाग को काउंसिल का अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, कि अगर कोई अंतिम आदेश चाहिए तो वो काउंसिल भी कर सकती है, ऐसे ये था पोर्टफोलियो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे 1909, 1919 और 1935, ये भारत शासन अधिनियम। ठीक है, कल की क्लास जो होने वाली है वो इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बताना ना भूलना कि वीडियो समझ आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच।